नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 41 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी सीरीज़ में चौथा यूनिट जिसका नाम था स्टेट गवर्नमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट गवर्नमेंट ये जो यूनिट था इसका दूसरा चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, आप लोगों ने आप जिस स्टेट में रहते हो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ये फलाना मिनिस्टर आया, ढमका मिनिस्टर आया, मतलब आपके लोकेलिटी का जो भी आदमी हो वो भी मिनिस्टर होगा। तो आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये मिनिस्टर क्या है, ये कैसे मिनिस्टर बना, बाकी लोग मिनिस्टर क्यों नहीं। मतलब जैसे कि एक सिटी कोपरगांव, वहाँ का जो एमएलए वो मिनिस्टर नहीं, बट दूसरी सिटी अहमदनगर वहाँ का जो एमएलए वो मिनिस्टर है। तो ऐसा क्यों है, एक जगह का एमएलए मिनिस्टर है स्टेट में, दूसरी जगह का क्यों नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इसका हम आज आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है जिसमें हम ये चैप्टर को देखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये 3 नंबर का चैप्टर है। एक बार बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो क्या होता है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, मतलब हर एक स्टेट में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर के साथ ना काफ़ी मिनिस्टर्स होते हैं बैठे हुए। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर उनको हेड करता है और ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्टेट। कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, उस स्टेट में जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, मतलब उस राज्य में जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता के अंदर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लोग लेते हैं। मतलब एक चीफ मिनिस्टर होते हैं और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये सब मिला के डिसीजन लेते हैं। बड़े बड़े डिसीजन जैसे रोड बनाना है, कुछ भी बनाना है, डैम बनाना है, कुछ भी बनाना है, उस स्टेट में जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं, कोई स्कीम चलानी, तो ये लोग सब मिलके ये डिसीजन लेते हैं। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हमारी जो सिस्टम है गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है ना, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। ये हमारे जो सिस्टम है पार्लियामेंट की, उसमें ना ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा डिटेल में लिखा नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल है, उसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। किस चीज़ के बारे में, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो आर्टिकल 163 जो है ना, 163 डील करता है कि स्टेटस काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है इनका स्टेटस क्या होता है, स्टेटस मतलब क्या, इनका ओहदा क्या होता है, इसके बारे में बात करता है वो आर्टिकल 163। और आर्टिकल 164 है, ये डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी एंड अलाउंसेस। ये मिनिस्टर की जो इतनी सारी चीज़ें, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसका टेन्योर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये जो सारी चीज़ें है ना, इससे डील करता है आर्टिकल 164। समझ गए आप। तो अभी हमें ये 2 आर्टिकल्स देखने हैं। आर्टिकल 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। मतलब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो एक चीफ मिनिस्टर होगा और उसके अंदर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे किसी भी स्टेट में, वो एडवाइस करते हैं और इस एडवाइस से काम करता है गवर्नर। ये आर्टिकल 163 बोलता है। और आर्टिकल 164 बोलता है अदर प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिस्टर से रिलेटेड जो अदर प्रोविजन है, उसका अपॉइंटमेंट, वो सारी चीज़ें, वो आर्टिकल 164 बोलता है। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं एक एक को। देखो आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 क्या बोलता है पता है आपको। ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन ये होता है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सामने कि जो भी डिसीजन, जो मैटर है, जो भी डिसीजन ले जा रहा है, वो गवर्नर की जो डिस्क्रिप्शन है, हमने देखा था कुछ डिसीजन जो ऐसे होते हैं जो गवर्नर अपने लेवल पे ले सकता है, उसको बोलते हैं गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन। तो कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अराइज होता है ऐसा कोई क्वेश्चन कि जो ये मतलब ये जो मैटर है, जो भी हो, कोई एक मैटर है, उस पर जो डिसीजन लिया जा रहा है ये गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है या नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो गवर्नर जो चीज़ बोलेगा वही फाइनल होगी। गवर्नर अगर बोलेगा हाँ मेरे अंदर आता है तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो ठीक है, वो जो बोलेगा वही चीज़ सही होगी। और गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड, मतलब गवर्नमेंट ने अगर उस पर कोई डिसीजन ले लिया तो गवर्नर को उस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समझ गए। मतलब आर्टिकल 163 क्या बोलता है, एक तरफ तो वो बोलता है कि जो गवर्नर है हमारे देश के, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, देश के नहीं एक्चुअली हर एक स्टेट के जो गवर्नर है वो उस स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। बट उसी समय ये आर्टिकल 163 ये भी बोलता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ होता है कि ये जो डिसीजन लिया है, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है, ये गवर्नर की जुरिडिक्शन के अंदर आता है या नहीं, या ये उनके जुरिडिक्शन नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, जुरिडिक्शन एक्चुअली उनकी डिस्क्रिप्शन पावर के अंदर आता है कि नहीं, ये गवर्नर डिसाइड करते हैं। समझ गए आप। और जो एडवाइस दी जाती है, जैसे मैंने बोला ना, एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं गवर्नर, किसके, मिनिस्टर के। तो अगर ऐसे कोई एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो वो एडवाइस कुछ भी हो, गवर्नर को उस पर जो काम करना है, तो वो एडवाइस किसी भी कोर्ट में उसको इंक्वायर नहीं हो सकता, मतलब इसको इंक्वायर नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई गवर्नर कोई डिसीजन लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, तो उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकती। समझ गए आप। एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा, उस पर कोई चैलेंज नहीं होगा।
ये आर्टिकल 163 बोलता है। आर्टिकल 164 काफ़ी चीज़ें बोलता है, क्योंकि हमने देखा था ना इसमें ओथ जो है ना क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट, उसके बाद इनका टेन्योर, वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई। तो देखो आर्टिकल 164 क्या बोलता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है किसी भी स्टेट को, इसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। इस पर क्वेश्चन आता है, ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ना उसको उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और बाकी जो मिनिस्टर है उनको भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बट उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा जिनका नाम चीफ मिनिस्टर बताएंगे। मतलब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि आप हाँ अभी आप एक काम करो, आप इन मिनिस्टर को अपॉइंट करो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक अजित पवार मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो है ना उन्होंने गवर्नर को बोला होगा कि भाई साहब इनको आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, इसलिए वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। समझ गए ना आप। तो चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है, उसके हिसाब से ही मतलब चीफ मिनिस्टर जिसको चाहेगा उसी को गवर्नर मिनिस्टर बनाते हैं। उसके बाद कुछ स्टेट है जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। अब देखो ये जो स्टेट ना, इस स्टेट में एक मिनिस्टर इन चार्ज विथ ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड एक मिनिस्टर होता है जिसका काम होता है ट्राइबल अफेयर। ट्राइबल मतलब कौन सा, ये जो स्टेट है ना यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्राइबल के अफेयर्स मतलब ट्राइबल का वेलफेयर जो होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल क्लास, इनके वेलफेयर के लिए और ट्राइबल के वेलफेयर के लिए एक मिनिस्टर कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा इस स्टेट में। वो चीज़ बिहार में भी करनी पड़ती थी, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट जो 2006 में आया था उसमें बिहार को उससे एक्सक्लूड कर दिया है। समझ गए आप। अब हर एक स्टेट में वैसे अगर कोई चीफ मिनिस्टर चाहता है वैसे भी वो कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र में भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, बट इनमें तो कंपलसरी करना है ट्राइबल के लिए भी और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो टोटल अगर आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आता होगा कि कोई एक स्टेट है उसमें टोटल कितने मिनिस्टर होते होंगे और टोटल कितने मिनिस्टर मतलब बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि 300 सीट अगर एमएलए की किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट जो है असेंबली की, एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली की 300 है, तो क्या 300 को मिनिस्टर बना सकता है या 100 को बनाया जा सकता है? उसमें से कितने लोग को बनाया जा सकता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई कि कोई भी स्टेट है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसकी टोटल स्ट्रेंथ जैसे अभी महाराष्ट्र की टोटल स्ट्रेंथ कितनी 288, तो 288 है, तो कोई भी स्टेट है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा उस स्टेट में मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। टोटल से 15%, मतलब फॉर एग्जांपल अभी कितना है, मान लो कितना है 300 है, तो 100 का 15% 15, 200 का 15% 30, 300 का 15% 45, 200 मतलब लगभग 40। तो हमारा जो स्टेट है उसमें 40 के बाद मतलब 40 के बाद 40 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकता हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में। क्यों? क्योंकि उतने हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या बोलते हैं उसको, नंबर ही उतने वहाँ पे, समझ, टोटल स्ट्रेंथ ही उतनी, उसका 15% निकालो तो उतना होता है। तो हर एक जो राज्य है, हर एक राज्य में आपको ना नॉट एक्सीड 15% से ज़्यादा आप मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। बट और एक चीज़ दी गई यहाँ पे देखो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम मतलब 10, 5, 6 मिनिस्टर रखो, ऐसा भी नहीं, कम से कम 12 तो रखनी है आपको। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो आया था उसमें ऐसा लिखा गया था कि चीफ मिनिस्टर पकड़ के कोई भी स्टेट है उसमें कम से कम 12 मिनिस्टर होने चाहिए। समझ गया? अभी दिल्ली में इससे कम है, पर दिल्ली फुल स्टेट नहीं, वो यूनियन टेरिटरी, हम स्टेट की बात करें। तो अगर कोई स्टेट है, अगर उस स्टेट में 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या, मतलब एमएलए 40 एमएलए, टोटल स्ट्रेंथ 40 है, फिर भी उनको कम से कम 12 मिनिस्टर वहाँ रखने पड़ते हैं। और जिनकी 400 है उनको तो आप 15% उसका निकालो, फिर उसका 15% ज़्यादा होगा, 60 मतलब 50-60 हो जाएगा, बट कम से कम तो 12 रखने आपको। समझ गया आप? और इसमें और एक चीज़ लिखी गई, इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कोई आदमी अगर उसका वो अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है, मतलब एमएलए बन जाता है या कोई भी हाउस का, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का बन जाता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली का बन जाता है, मतलब विधानसभा का बन जाता है या विधान परिषद का बन जाता है, बट अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब उसकी जो सदस्यता है, उसका जो मेंबरशिप है, वो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के चक्कर चलते हुए, एंटी डिफेक्शन के लॉ के चलते हुए वो अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसकी मिनिस्टर भी चले जाती। मतलब कोई आदमी, कोई एमएलए, फॉर एग्जांपल कल मैं एमएलए बन जाता हूँ, मुझे मिनिस्ट्री मिल जाती है, मैं मिनिस्टर बन जाता हूँ कोई एक डिपार्टमेंट का, बट बाद में अगर मेरी सदस्यता खत्म हो जाती तो मिनिस्ट्री भी मुझे वहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है। ये चीज़ ऐड की गई थी 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। समझ गया आप? आगे देखो, अभी यहाँ पे लिखा गया है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अभी यहाँ पे लिखा है कि हर कोई मिनिस्टर जो होता है ना, वो गवर्नर के प्लेजर, मतलब गवर्नर के जो मन मुताबिक के हिसाब से वो उसका ऑफिस का टेन्योर होता है, मतलब गवर्नर का चाहे तो इनको कभी भी निकाल सकते हैं। देखो ये लाइन तो यहाँ पे लिखी कि मिनिस्टर जो होते हैं वो होल्ड ऑफिस, मतलब वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक गवर्नर की मर्जी चलेगी। इसका मतलब ये होता है, इन रियलिटी ये मतलब होता है कि इनको हटा कौन सकते, गवर्नर हटा सकते हैं, बट गवर्नर अपने मन से नहीं हटा सकते इसको, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते। अगर कोई एक मिनिस्टर है, उसका और चीफ मिनिस्टर का कल मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोल सकते हैं कि इनको आप उस पद से हटा दो। समझ गए?
तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मिनिस्टर है उसको उसके पद से गवर्नर हटा सकते हैं, इसलिए आप लिखा है कि प्लेजर ऑफ। बट उसको कौन हटा सकता, इन रियलिटी कौन हटाता है? इन रियलिटी चीफ मिनिस्टर हटाता है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करता है और गवर्नर फिर उनको हटा देते हैं। समझ गए आप? उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, हमने ये लोकसभा के चक्कर मतलब केस में ऐसा देखा था कि जितने भी हमारे पार्लियामेंट में मिनिस्टर होते हैं, भले वो मिनिस्टर रोज लोकसभा से हो या राज्यसभा से मेंबर हो, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अगर कोई राज्य में विधानसभा या विधान परिषद है, कोई मिनिस्टर अगर विधान परिषद से भी कोई आता है, आदमी आया है और वो मिनिस्टर बनाए, फिर भी विधानसभा से भी अगर वो मिनिस्टर बनाए, फिर भी वो जो रिस्पॉन्सिबल किसको रहेगा? वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल रहेगा। समझ गई? अब आपको एक चीज़ बता दो, इनको शपथ कौन दिलाता है? मिनिस्टर को गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर। ये किसके प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? गवर्नर। समझ गए? ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिनिस्टर लोग सारे के सारे ये असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी चाहिए? कम से कम 12 चाहिए, 12 तो मेंबर चाहिए चीफ मिनिस्टर पकड़ के, और बाकी जो है वो 15 से ज़्यादा % आपको टोटल नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये शपथ कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर को भी और बाकी मिनिस्टर को भी, वो भी गवर्नर करता है। समझ गए? सैलरी और अलाउंसेस जो होती है जो चीफ मिनिस्टर सबकी और बाकी मेंबर की भी, वो कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट का विधानसभा वगैरह वो है, वो उसको डिटरमाइन करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई आदमी जैसे उद्धव ठाकरे टाइप की कोई आदमी जो जिसने इलेक्शन लड़ा नहीं, वो डायरेक्ट मिनिस्टर बन गया है, भले चीफ मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, तो उसके बाद उसको कितने समय के अंदर अंदर मिनिस्टर मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट उसका स्टेट लेजिस्लेचर का, नहीं तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो उसको कम से कम 6 महीने में उसको मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो मेंबर कैसे फिर? एक तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें आप चुनाव लड़ो, किसी को समझ रहेगा खाली सीट होगी तो वहाँ चुनाव लड़ो, चुन के आओ, या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मतलब विधान परिषद, वहाँ पे आपको नॉमिनेट किया जाए, या वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन से आप चले जाओ। समझ गए आप? तो ये आर्टिकल 164 हमने देख लिया। अब देखते हैं आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 क्या बोलते पता है क्या? स्टेट के सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है ना, वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। ये हमने कल भी देखा था, स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो होती है स्टेट में, वो गवर्नर के नाम से होती है। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना, ये रूल्स बनाते हैं किसके लिए? मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी स्टेट है उसमें जो गवर्नमेंट है उसका जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस मतलब क्या? उसका जो काम काज है उसको मोर कन्वीनियंटली और सही तरीके से होने के लिए वो जो स्टेट है उसके जो गवर्नर है वो उसमें वहाँ पे रूल्स बनाते हैं। बाद में क्या? और एंड ऑल्सो फॉर अलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेट बिजनेस, मतलब वो जो बिजनेस बनाए, मतलब वो जो कामकाज है वो अलग अलग मिनिस्ट्रियों में बांटने के लिए ये रूल्स बनाते हैं गवर्नर। समझ गए? ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो गवर्नर जो होता है उसके नाम से सारे कामकाज होते हैं, और गवर्नर रूल्स बनाता है ताकि जो इनका कामकाज है गवर्नमेंट का वो सही से चले, और अलग अलग मिनिस्टर जो है उनको सही से काम में मतलब उनको काम बांटा जाए सही से। उसके बाद आर्टिकल 167 क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर क्या है? कम्युनिकेट टू गवर्नर रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ स्टेट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसका काम ये है कि जो डिसीजन गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करना, और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उनके जो एडमिशन से रिलेटेड जो डिसीजन है या अफेयर्स है स्टेट की, वो उनके साथ डिस्कस करना। ये आर्टिकल 168 बोलता है। नेचर ऑफ मिनिस्टर, देखो नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, अगर एडवाइस कर जो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं गवर्नर, मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी मिनिस्टर है वो गवर्नर के एड एंड एडवाइस पे काम कर रहा है, तो वो जो एडवाइस उसने दी वो कहीं पे चैलेंज हो सकती है, उसमें कोर्ट में जाके केस कर सकता है कोई, उसको कोर्ट में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वो जो नेचर है जो एडवाइस दी मिनिस्टर ने उसको गवर्नर को, उसको कहीं पे भी आप किसी भी कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती, वो जो एडवाइस देगा उसको बाद में कुछ नहीं होगा। देखो गवर्नर शपथ कौन दिलाता है इनको? मिनिस्टर लोग को सारे गवर्नर दिलाता है। और क्या शपथ लेते वो लोग? देखो वही चीफ मिनिस्टर जो शपथ लेते हैं ना, वही शपथ देते वो लोग। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली conscientiously discharge the duties of his office, and to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear। मतलब वही चीज़ फेयर अपेक्शन। ये क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम ऑनेस्ट रहेंगे, देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को हम बरकरार रखेंगे, फेथफुली मतलब विश्वास के साथ हमारे ड्यूटीज़ काम करेंगे, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, सबके साथ इक्वलिटी मेंटेन रखेंगे। ये शपथ लेते सारे मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर भी यही शपथ लेता है। अब देखो कंपोजिशन, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के मिनिस्टर होते हैं। आपने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। तो ये क्या होता है एक्चुअली? तो ये जो रैंक होती है ना, ये डिटरमाइन की जाती है चीफ मिनिस्टर द्वारा। चीफ मिनिस्टर जब मिनिस्टर हर एक आदमी को जब मिनिस्टर बनाता है और जो मिनिस्ट्री एलोकेट करता है उसको,
तो उसमें क्या होता है, चीफ मिनिस्टर ना अलग अलग टाइप के मिनिस्टर बनाता है, मतलब किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, किसी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाता है और किसी को डिप्यूटी मिनिस्टर बनाता है। तो ये क्या होता है, ये देखो ये कंपोजिशन है, नहीं आपने एक पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये उस टाइम पे वहाँ पे हमने सारा देख लिया था। अब फिलहाल हम ये स्टेट के केस में देखते हैं, वो हमने देश के केस में देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के, अब स्टेट गवर्नमेंट केस में देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब क्या, वो जो मिनिस्टर होते हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट, जैसे होम डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, गृह खाता जो होता है ना, गृह मंत्री, उसके बाद एजुकेशन HRD मिनिस्ट्री, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर होते हैं ना, ये जैसे कि टोटल फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 40 मिनिस्टर है, तो उसमें से 8-10 है ना, फॉर एग्जांपल 10 से ये कैबिनेट मिनिस्टर होती है, और ये 10 और प्लस कौन चीफ मिनिस्टर, ये मिलकर सारे डिसीजन लेते हैं। और ये जो 10 होते हैं इनके पास डायरेक्ट डिपार्टमेंट होती है बड़ी बड़ी, समझ गए आप। उसके बाद दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब देखो ये इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज डिपार्टमेंट होता है, मतलब ये जो है ना इनको अटैच होते हैं। जैसे अभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का, अजित पवार, अब इनको ये पूरा तो फाइनेंस का जो रिलेटेड मैटर है, कुछ ऐसा मैटर है, ये क्या करेंगे फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ये उनको कुछ काम दे देंगे कि आप देखो ये RBI का, सॉरी RBI ने एक्चुअली, ये जो बैंक का तो नहीं, रेवेन्यू का, ये स्टेट का जो रेवेन्यू इसमें GST का प्रॉब्लम आ रहा है, इस पर काम करो आप। तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, इनको अलग अलग काम दिया जाता है, ये इनके अंडर का मतलब इनको रिपोर्ट करते हैं, इनके अंडर काम करते हैं, समझ गए। कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं हर एक मिनिस्ट्री में। और डिप्यूटी मिनिस्टर कौन होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, ये डायरेक्ट इसको अटैच होते हैं, समझ गए, ये अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर, एक्चुअली इनको नहीं रिपोर्ट करते हैं, ये डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, समझ गए। चीफ मिनिस्टर को अगर ये बाकी जो मिनिस्ट्रीज है इससे रिलेटेड कुछ इंडिपेंडेंट काम बताना है तो इनको बता देते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये इनके आगे पीछे घूमते हैं, बस ये कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको उनके काम करवाने में, समझ गया। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं औकात में, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, और चीफ मिनिस्टर CM प्लस ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये पूरे स्टेट को चलाते हैं, समझ गए ना आप। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो कैबिनेट क्या होती है, वही बात बताया मैंने, स्मॉलर बॉडी। कैबिनेट स्मॉलर बॉडी होती है, कॉल्ड कैबिनेट इज अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो न्यूक्लियस है किसके और सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट कंसिस्ट ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, एंड इट इज़ अ रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो कैबिनेट जो होती है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ये मिलकर सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे कुछ रोड बनाना है, कुछ भी करना है, बड़ा डिसीजन कुछ भी लेना है, कर्ज माफी कुछ भी होगा, हम देखते हैं ना कि अभी उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के साथ मीटिंग होगी और फिर अभी डिसीजन होगा, उनकी ऑफिस में मीटिंग चल रही है कैबिनेट के साथ, आपको क्या पता नहीं क्या डिसीजन आएगा, तो कैबिनेट डिसीजन लेती सारे, समझ रहे, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट। अब ये फॉलोइंग कैबिनेट के इतने काम होते हैं, जो कैबिनेट होती है ना इतने काम करती है। देखो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट। उसके बाद इट इज़ अ चीफ पॉलिसी फॉर्मेटिंग बॉडी इन द स्टेट, ये पॉलिसी फॉर्मेशन इनका पास होता है, डिसीजन मेकिंग का काम इनके पास होता है। इट इज़ अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करना है उसका काम भी इनके पास होता है। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी इनके पास होता है। उसके बाद इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नर को सारा जो हम बोलते हैं ना, गवर्नर जो एड एंड एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो एड एंड एडवाइस इनके द्वारा ही दी जाती है। तो क्या जो कैबिनेट मिनिस्टर से वो एड एंड एडवाइस देते गवर्नर को। इसके बाद इट इज़ चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। ये क्या है, चीफ क्राइसिस मैनेजर है, मतलब सारे जो क्राइसिस आते हैं स्टेट पे उसको इमरजेंसीली ये कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है। इट डील विद ऑल लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, सारे जो लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर स्टेट के, मतलब राज्य के जो लॉ बनाने का, कानून बनाने का, वो सारा कौन सा कानून बनाना है, क्या करना है, सारी चर्चा यहाँ पे होती है। और फाइनेंशियल जो पैसा से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद इट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द हायर अपॉइंटमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो सारे हाईएस्ट अथॉरिटी होती ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो कैबिनेट द्वारा की जाती है। कैबिनेट नाम बताते हैं गवर्नर को कि आप इस आदमी को अपॉइंट करो, तभी उसी को अपॉइंट किया जाता है। अब कैबिनेट कमेटी क्या होती है, देखो हमने पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर देखा था उसमें हमने अलग से देखा था, कैबिनेट कमेटी एक चैप्टर देखा था। अब स्टेट में भी कैबिनेट कमेटी होती है। पार्लियामेंट वाले में हमने क्या देखा था कि ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं पार्लियामेंट में, उनको जो काम करना पड़ता है वो अलग अलग मिनिस्ट्री बनाते हैं वो, और उस मिनिस्ट्री में क्या होता है सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े डिसीजन है ना वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में देखो 2-4 मिनिस्टर होंगे, और वो फिर उसके अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो डिसीजन लेंगे, 3-4 लोग डिस्कस करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे हाँ अब ये हम काम करते हैं और अभी आप एक काम करो, ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ ये होते हैं, कुछ कैबिनेट कमेटी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो परमानेंट होती है, कुछ टेम्पररी होती है। परमानेंट मतलब कैसे, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड हर साल एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनती है,
सॉरी कैबिनेट कमेटी बनती है, वो सारे फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। एक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कैबिनेट कमेटी बनती है। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी कैबिनेट बनती है जो साल में जो मतलब हर साल में वो बनती सिक्योरिटी क्या पैसा वैसा समझ रहे कि रेवेन्यू इससे रिलेटेड बनती पर कुछ टेम्पररी होती। जैसे डोकलाम इशू हो गया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे कैबिनेट एक्चुअली डोकलाम में कैबिनेट कमेटी नहीं बनी थी, वो अलग थी। अगर दूसरा कोई टेम्पररी इशू होता है जो कि थोड़े दिन के लिए बस, तो वो वहाँ पे भी टेम्पररी एक कमेटी बनती। उसी तरीके से जैसे अभी मैंने डिस्कस किया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी कैबिनेट क्या करती है, कैबिनेट वेरियस कमेटी के द्वारा वर्क करती है, जिसको बोला जाता है कैबिनेट कमेटी। दो टाइप की कमेटी होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जिसको बोला जाता है परमानेंट कमेटी होती है, वो परमानेंट होती है, हर साल बनती है वो। और दूसरी होती है एडॉक कमेटी जो टेम्पोररी थोड़े दिन के लिए बनती है, वो खत्म हो जाती है। सारे जो कैबिनेट कमेटीज है ये चीफ मिनिस्टर द्वारा उसको गठित किया जाता है टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन के आधार पे। देयर नेम समझ नंबर कंपोजिशन वो सारा वो भी टाइम टू टाइम उसको डिसाइड किया जाता है। और they not only sought the issue and formulate the proposal for consideration of the cabinet but also taken decision। ये सिर्फ इशू सॉल्व नहीं करते और ना सिर्फ प्रपोजल बनाते हैं जो कि कैबिनेट के पास जाता है कंसिडरेशन के लिए, सिर्फ इतना नहीं करते, कभी कभी ये डिसीजन भी ले लेते हैं, समझ रहे। हाउएवर कैबिनेट बाद में कैबिनेट उनका डिसीजन रिव्यू भी कर सकती है, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने हमारा जो आज का चैप्टर था कौन सा वाला, ये स्टेट कैबिनेट वाला, ये वाला स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हमने ख़त्म किया। और इस तरीके से हमने हमारा जो तीसरा चैप्टर था स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिट है इसका, ये हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइट में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।